स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो क्लास 10th के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले जो 20 मार्च को सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का एग्जाम होगा दोस्तों, उसका दोस्तों हम लोग जो झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परिक्षण परिषद रांची झारखंड के द्वारा दोस्तों जारी किया गया मॉडल प्रश्न पत्र को दोस्तों हम लोग सोल्व करने वाले। और मॉडल प्रश्न पत्र दोस्तों आप सभी का सब्जेक्टिव रहने वाला है। जी हाँ, मॉडल प्रश्न पत्र आप सभी का सब्जेक्टिव रहने वाला है। ठीक है, वार्षिक परीक्षा दोस्तों यहाँ पर 2022-23 आज की इस वीडियो में हम लोग सेट 2 को सोल्व करने वाले हैं क्लास 10। ठीक है, विशेष सामाजिक विज्ञान पूर्णांक की बात करें तो 40 नंबर का रहने वाला। समय दोस्तों आपको 1.5 घंटा दिया जाएगा। जिस तरह से दोस्तों आज का ये मॉडल पेपर का पैटर्न है, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर में दोस्तों पैटर्न आपको हुबहू देखने को मिलने वाला। ठीक है, और यहाँ से दोस्तों अधिक से अधिक प्रश्न डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम 2023 को 20 मार्च के सामाजिक विज्ञान में क्वेश्चन देखने को मिलने वाला। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, जरा से भी स्किप करके जाने की कोशिश मत कीजिएगा। दोस्तों वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर जरा से भी स्किप करते दोस्तों तो आप जो 20 मार्च को होने वाले सोशल साइंस के एग्जाम के लिए ठीक है काफी ज्यादा नुकसान करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, और जिन्होंने पहली बार आए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया रहेगा क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, सब्जेक्टिव जब एग्जाम देंगे आप जो है दोस्तों तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। ठीक है, 7 गो प्रश्न पूछेगा, सिर्फ 5 गो का उत्तर देना, 7 नहीं दीजिएगा। ठीक है, जिसके कारण आपके मूर्खता के कारण दोस्तों आपके जो एग्जामिनर है जो है नंबर को काट लेंगे। ठीक है, इसलिए 7 को उत्तर नहीं देना, 5 का ही उत्तर देना। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न कहता है कि रिंडर पेस्ट से आप क्या समझते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। डायरेक्ट दोस्तों आपको बोर्ड एग्जाम 2023 के 20 मार्च को सामाजिक विज्ञान के पेपर में मिलने वाला है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर उत्तर देखिए, रिंडर पेस्ट जानवरों की एक बीमारी है। ठीक है, अगर ऑप्शन से मान के चले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ दे रिंडर पेस्ट क्या है तो कहिएगा दोस्तों पशु रोग है। ठीक है, पशु रोग है, जानवरों की एक बीमारी है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 2 नंबर की ओर। क्या अभी तक वीडियो को लाइक किए हैं कि नहीं दोस्तों, कर लीजिए दोस्तों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, 2 नंबर का आता है दोस्तों कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कब और कहां प्रारंभ हुई। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है दोस्तों, 100% दावा है कि बोर्ड एग्जाम प्रश्न देखने को मिलने वाला। ठीक है, औद्योगिक क्रांति दोस्तों सर्वप्रथम इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी के मध्य में प्रारंभ हुई। ठीक है, औद्योगिक क्रांति कब प्रारंभ हुई तो इंग्लैंड में दोस्तों 18वीं शताब्दी के मध्य में प्रारंभ हुई। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 3 नंबर की ओर। ठीक है, कि घरों में उपयोग की जाने वाले ऊर्जा संसाधनों के नाम लिखिए। आपके जो घर है दोस्तों, घर में कौन कौन से आप ऊर्जा संसाधन का प्रयोग करते हैं, सिर्फ वो नाम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कोयला का उपयोग करते हैं? कहिएगा सर मैं झारखंड का निवासी हूं और कोयला पे जो है खाना बनते हैं। ठीक है, चलिए एलपीजी में भी बनते होंगे। चलिए लकड़ी या उपले आदि, उपले दोस्तों गोईठा के कहते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़िए 4 नंबर की ओर। क्या अभी तक दोस्तों वीडियो को लाइक किए दोस्तों, नहीं किए तो कर लीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। 4 नंबर का था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों ध्यान रखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है ये 28 दिसंबर ठीक है 1885 में हुई। आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, और इसके संस्थापक दोस्तों ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कौन है, तो M.O. ह्यूमे है। ठीक है, ह्यूम थे। चलिए नेक्स्ट बढ़िए, नेक्स्ट 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का प्रश्न कहा था दोस्तों कि लोकतंत्र की कोई 2 चुनौतियां को लिखे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोकतंत्र की 2 प्रमुख चुनौतियां होती है दोस्तों, जनसंख्या की वृद्धि और अशिक्षा। ठीक है, यहाँ पर इसका जो प्रमुख 2 चुनौतियां हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 6 नंबर की ओर। तो 6 नंबर का आता है दोस्तों कि मुद्रा को परिभाषित कीजिए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, एक बार समझ लीजिए, आप अपने से भी उत्तर को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए रटना नहीं है दोस्तों, समझिएगा जितना समझ सकते हैं। ठीक है, मुद्रा धन के उस रूप को कहते हैं। ठीक है, जो मुद्रा है धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय की क्रिया की जाती है। क्या दोस्तों, मुद्रा जैसे कि पैसा अगर नहीं होता तो क्या करते हैं आप लोग। ठीक है, पहले मान के चलिए वस्तु विनिमय का साधन होता था, लेकिन जो मांग था, मान के चलिए आप जो एक बकरी को दे रहे, 4 बकरी दे रहे दोस्तों, तो वो एक गाय को देता था। ठीक है, इस प्रकार का वस्तु विनिमय होता था, लेकिन मुद्रा का होने से दोस्तों बहुत ज्यादा आसान हो गया। ठीक है, दैनिक जीवन में इसका बहुत ज्यादा जो है क्या हो रहा है, उपयोग हो रहा है। बिना मुद्रा के दोस्तों आप किसी भी वस्तु को नहीं खरीद सकते हैं। क्या खरीद सकते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। चलिए 7 नंबर कहता है कि उदारीकरण से क्या तात्पर्य है। ठीक है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। उदारीकरण का दोस्तों अर्थ ऐसे नियंत्रण में ढील देना, ऐसे नियंत्रण में ढील देना है या उन्हें हटा लेना। ठीक है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। देखिए सबसे पहले समझिए उदारीकरण है क्या। उदारीकरण दोस्तों एक ऐसी है जिसमें ऐसा नियंत्रण में ढील, मान के चलिए कोई चीज में ढील देते हैं या उन्हें हटा लेते हैं, जिससे आर्थिक विकास का जो है बढ़ावा मिलता है। आर्थिक विकास का क्या होता है? रोजगार का वृद्धि मिलता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं
तो ये रहा दोस्तों आप सभी का 7 प्रश्न था, ठीक है, जिसमें से 5 का उत्तर देना है। 5 सातों को नहीं देना दीजिए, ये ना कि कहिएगा सर हम सातों का उत्तर देंगे चाहे हमको जो अच्छा नंबर मिल जाता, अच्छा नंबर नहीं मिलेगा, ये आप मूर्ख का काम करेंगे, ठीक है। तो 7 में से कितना का जवाब देना है? सिर्फ और सिर्फ 5 का जवाब देना है। चलिए नेक्स्ट, ये भी दोस्तों आपको 8 से जितना भी 14 तक का प्रश्न है, ठीक है, ये आपका जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। और इसमें भी दोस्तों आपको जो केवल 7 प्रश्नों में से 5 प्रश्नों का उत्तर देना, ठीक है, इसमें भी आपको मूर्ख का काम नहीं करना है। चलिए, कहता है 8 नंबर की वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है, यानी क्या समझते हैं आप? तो विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध, ठीक है, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध एवं एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं, ठीक है। विभिन्न देशों के दोस्तों बीच परस्पर संबंध और एकीकरण के बीच की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। और वैश्वीकरण के कारण आज दोस्तों विश्व में विभिन्न देशों के बीच वस्तुएं, सेवाओं, तकनीकों तथा श्रम का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों वैश्वीकरण का, जो आप क्या समझते हैं वैश्वीकरण से। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 9 नंबर का आता है दोस्तों कि ब्रिटेन की जो महिलाएं हैं, ठीक है, ब्रिटेन की, कहाँ के? ब्रिटेन के महिलाएं कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले क्यों किए? क्या आखिर क्या कारण था कि जो ब्रिटेन की जो महिलाएं थी, ये कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन एक दोस्तों है उस पर हमला क्यों की थी? आखिर क्या कारण था? देखिए काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अच्छी तरह से दोस्तों एक बार समझ लीजिए, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों 20 मार्च को डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला, ठीक है। बेरोजगारी के भय से महिलाएं नए प्रौद्योगिक का विरोध करते थे, यानी कि उनको जो बेरोजगारी का भय था, ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ब्रिटेन में दोस्तों जो महिलाएं काम करती थी उन्हें रोजगार से बहुत जो ये प्यार था, और रोजगार नहीं रहा तो दोस्तों वहाँ के जीवन रोटी किस प्रकार से चलेगा उसी से वो डरते थे, ठीक है। तो इसलिए जो नए नए प्रौद्योगिक होते थे, नए नए मशीन आते थे, उनसे क्या डरते थे? मशीन, उनसे महिलाएं जो डरते थे कि हमारा ये रोजगार को छीन ना ले, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मशीन आने के कारण जो है यहाँ पर जो है अपने हाथों के द्वारा जो है किए गए कामों को रोक दिया जाता है, ठीक है। मशीन मान के चलिए 1 घंटा में कोई उत्पाद को 2000 प्राप्त करती है और हाथ के द्वारा दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 500 प्राप्त होता, तो क्या मशीन जो वहाँ के ओनर होंगे क्या सोचेंगे कि यहाँ के जो महिलाओं को हटा दिया जाए, ठीक है, यही सोचेंगे। तो नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर हम लोग उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए ध्यान से, ठीक है। लिखना है आपको कि स्पिनिंग जेनी के आने से, ठीक है, उन्हें अपना रोजगार छीन जाने का भय सता रहा था, ठीक है। इसलिए ब्रिटेन की महिलाएं कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमला की। चलिए इस प्रकार से समझ लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं 10 नंबर की ओर। कहता है दोस्तों कि भारत के जो एक खाद्य फसल का नाम बताएं। भारत के एक खाद्य फसल का नाम बताना है और उसे उगाने के लिए 2 आवश्यक भौगोलिक दशाओं को भी लिखना। सबसे दोस्तों मेन जो भारत में उपजाए जाने वाले चावल है, ठीक है, भारत की एक प्रमुख खाद्य फसल है। इसे उगाने के लिए 2 आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां निम्नलिखित है। पहला दोस्तों हम लोग देखें तो उष्ण और आर्द्र जलवायु होना चाहिए, उष्ण और आर्द्र जलवायु होना चाहिए, ठीक है, चावल की खेती के लिए। और दोस्तों सबसे पहले आपको यह भी ध्यान रखना कि चावल की खेती समतल भूमि पर करनी चाहिए, जिसके कारण दोस्तों यहाँ पर ज्यादा दिनों तक पानी इकट्ठा रहे। आपको पता है कि चावल की जब खेती की जाती है, धान की रोपाई की जाती है, तो दोस्तों धान जो ये पानी में डुबोया रहता है, ठीक है, जो धान ये पानी में डुबोया रहता है, जरा से भी दोस्तों पानी की मात्रा कम होती है तो जो आपके धान है, जो चावल है, वो खराब हो जाते हैं। तो इस प्रकार से भौगोलिक स्थिति। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर कहता है राजनीतिक दल का क्या अर्थ है? राजनीतिक दल का क्या अर्थ है? ठीक है, चलिए उत्तर है लोकतंत्र का ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से कार्य करते हैं, उसे राजनीतिक दल कहते हैं। प्रत्येक, ठीक है, राजनीतिक दल का कुछ नीति और सिद्धांत होता है। प्रत्येक जो है राजनीतिक दल का क्या होता है? कुछ नीति और सिद्धांत तो होता है। चलिए कहाँ चलिए? 12 नंबर की ओर चलिए, ठीक है। कहता है 12 नंबर की लोकतंत्र किस रूप में एक उत्तरदायी थे? शासन, उत्तरदायी शासन है, आपको बताना है एग्जामिनर को। क्या आपको पता है? तो लोकतंत्र के बारे में जो कुछ भी पता है ध्यान से सुनिएगा, आपको कभी भी कॉपी को, ठीक है, ब्लैंक नहीं रहना, ठीक है, खाली नहीं छोड़ना है दोस्तों आपको एग्जाम में कॉपी को। लोकतंत्र के बारे में एक भी पॉइंट जानते हैं तो उसे अच्छी तरह से लिख दीजिएगा जितने शब्दों में पूछेगा, ठीक है। तो लोकतंत्र में जनता खुद अपने सरकार का चुनाव करती है, इस प्रकार वह जनता के प्रति जवाबदेह उत्तरदायी तो होता है। लोकतंत्र में जनता सरकार के कार्यों की जानकारी लेती है तथा विरोधी दल सरकार की आलोचना भी करते हैं। इस प्रकार लोकतंत्र में एक जिम्मेवार सरकार का गठन होता है और इस प्रकार से लोकतंत्र जो है यहाँ पर लोकतंत्र में एक उत्तरदायित्व शासन भी होता है। तो काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो दोस्तों। क्या अभी तक लाइक किए हैं कि नहीं? कमेंट सेक्शन में कीजिएगा कमेंट।
लाइक कर लीजिए दोस्तों, जल्दी से लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने में दोस्तों देरी मत कीजिए, ठीक है। जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्या उसको छोड़ना है नहीं, ठीक है। चलिए 13 नंबर कहता है कि अतिरिक्त मुद्रा वाले लोग और जरूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस तरह मध्यस्थता रखती है। कहने का मतलब है जिसके पास अधिक पैसा है वह किस प्रकार से जरूरतमंद जैसे लोगों हैं उन्हें जो बैंक के द्वारा उनके बीच अधिक जो है यहाँ पर ऋण प्राप्त करा पाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि कोई व्यक्ति है अतिरिक्त पैसा यानी कि अतिरिक्त उसके पास मुद्रा अतिरिक्त पैसा है, मान के चलिए पैसा ज्यादा है, तो वह पैसा को दोस्तों क्या करता, अपना अतिरिक्त धन को, ठीक है, बैंकों में जमा करवा लेता है, जिससे जो बैंक जो है दोस्तों उन्हें ब्याज भी देती है। आपको पता है जो बैंक है ये हर एक 3 महीना पे ब्याज देती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 3 महीना पे बैंक जो है ब्याज देती है। अब जितना ज्यादा पैसा है उसके हिसाब से इंटरेस्ट देती है, ठीक है। और धन भी दोस्तों सुरक्षित रहता है बैंक में, आपको पता है, ना चोर है ना लुफंगा है। राबो करेगा तो दोस्तों आपका क्या, बैंक लूटेगा तो आपको तो पैसा ले, आप तो पैसा लेबे करेंगे, छोड़ेंगे तो नहीं है। चलिए बैंक उस जमा राशि को दोस्तों ऋण के लिए प्रयोग करता है। मान के चलिए कोई व्यक्ति बैंक में 10 लाख रुपए जमा किए, ठीक है, 10 लाख रुपए जमा किए दोस्तों, तो वो जो है उनके द्वारा ब्याज भी मिल रहा है, ठीक है, पैसा द्वारा जो है यहाँ पर जमा किए द्वारा। और दोस्तों वहां जो पैसा 10 लाख ये सुरक्षित भी है, लेकिन जो 10 लाख है ये क्या हो रहे हैं, तो जो बैंक है जमा राशि को ऋण के लिए प्रयोग करते हैं। यानी कि बैंक में दोस्तों पांच लिए पैसा नहीं था, जो व्यक्ति पैसा जमा किया उसके द्वारा जो जरूरतमंद है उचित दर पर ऋण जो ले लेते हैं बैंक से, ठीक है। और इस प्रकार बैंक अतिरिक्त मुद्रा वाले लोग जरूरतमंदों के बीच मध्यस्थता करता। क्या दोस्तों मेरी ये बात से आप सहमत है कि इस प्रकार का मैं वीडियो अच्छी तरह से बनाऊं, ठीक है। क्या दोस्तों मैं आप जो इस तरह से समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, कहिएगा कमेंट में, ठीक है, कि आपका जो मेरा जो समझाने का तरीका गलत है या ठीक है, ठीक है, बताइएगा कमेंट में एक बार जरूर। कहता है दोस्तों कि विश्व व्यापार संगठन के किन्हीं 2 उद्देश्यों को, सिर्फ और सिर्फ 2 उद्देश्यों को लिखिए और आपको कितना नंबर मिलेगा जी, 3 नंबर मिल जाएगा। चलिए किस प्रकार से लिखना, देखिए विश्व व्यापार संगठन के 2 उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला हम लोग देखें तो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार का प्रसार करना, ठीक है, ये पहला है। दूसरा देखें तो पर्यावरण का संरक्षण एवं उनकी सुरक्षा करना, ये क्या है, विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, WTO। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, कहाँ बढ़ना है, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर बढ़ना है। जो प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 15 से लेकर 19 तक का जितना भी प्रश्न है कितना नंबर का है दोस्तों, तो आपको बताना है। यहाँ पर जो प्रश्न की संख्या है ये एक प्रश्न पर 5 नंबर मिलेगा, लेकिन इसमें भी दोस्तों खैर रखिए जो 5 गो प्रश्न पूछे, ठीक है, देना कितना है, 3 गो का जवाब देना, 5 नहीं देना, ठीक है। और ध्यान रखिएगा जो लास्ट वाला प्रश्न है एक आपका जो भारत मैप से संबंधित रहेगा। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर जो मिलेगा दोस्तों, तो लास्ट वाला जो 19 नंबर का जो प्रश्न है ये भारत मैप से संबंधित रहेगा। तो मैप का दोस्तों जबरदस्त वीडियो आने वाला है, ट्रिक वाला, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 15 नंबर का था G77, ठीक है, देशों से आप क्या समझते हैं, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, और ये प्रश्न का डिमांड कई साल हुआ है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो G77 विश्व के 77 विकासशील देशों का एक ऐसा समूह है जो अपने अर्थव्यवस्था को तेजी गति प्रदान करने के लिए संगठित हुआ है। इनका जो उद्देश्य अपने संसाधनों पर नियंत्रण रखना, जिससे उन्हें आर्थिक विकास में सहायता मिल सके, कच्चे माल का सही दाम मिल सके तथा अपने तैयार मालों को विकसित देशों के बाजार में बेचने के लिए अच्छा पहुंच मिले। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र में यह विकासशील देशों के हितों की बात रखने वाला बड़ा यहाँ पर गुट है, ठीक है। G77 को ब्रिटेन वुड्स की संतानों ने प्रक्रिया के रूप में भी देखा। तो G77 दोस्तों एक विकासशील देशों का एक ऐसा समूह है, ठीक है, जो अर्थव्यवस्था को तेजी से गति प्रदान करता है। अर्थव्यवस्था कहने का मतलब है रोजगार की दृष्टि से दोस्तों जो G77 है ये बहुत तेजी से फैल रहा है, और इनका उद्देश्य दोस्तों संसाधनों पर नियंत्रण रखना है, ठीक है, जिससे उन्हें आर्थिक विकास की सहायता मिल सके और अच्छे कच्चे माल का सही दाम भी मिल सके। तो इस प्रकार से कह सकते हैं हम लोग G77 जो है क्या है, पूछा था कि देशों से आप क्या समझते, तो हम लोग समझते हैं जो लिख दिए। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर बढ़ते हैं, क्या नहीं बढ़ना है, बढ़ना है जी। चलिए लोकतंत्र शासन व्यवस्था के समक्ष विस्तार की चुनौतियां क्या, काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों। लोकतंत्र शासन व्यवस्था के समक्ष विस्तार की अनेक चुनौतियां हैं। लोकतंत्र के विश्व की चुनौतियां का अर्थ ही होता है कि सत्ता में साझेदारी को विस्तृत बनाए जाए और इससे उद्देश्य से विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को अपनाया जाता है। इस प्रकार सरकार की सत्ता को
साक्षरता को कई स्तरों में बांट दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय प्रशासनिक इकाइयां सत्ता में साझेदारी को विस्तृत बनाने के लिए वंश, लिंग, जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, स्थान आदि के आधार पर भेदभाव मिटाने की चुनौतियां होती है। इसके लिए भारत ने अनेक प्रयास किए, पंचायती राज की स्थापना की है और यहाँ पर सत्ता में साझेदारी की विस्तृत करने के लिए पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको उत्तर को लिखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट 17 नंबर की ओर। दोस्तों अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए दोस्तों कर लीजिए दोस्तों, क्यों इतना तरपाते हैं दोस्तों, कर लीजिए तरप तरप के दिल मेरा क्या। चलिए कहता है 17 नंबर की एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका की विवेचना कीजिए। अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से मुद्रा की भूमिका होती है उसको विवेचना करते हैं, आपको भी पता होगा। चलिए, एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मुद्रा की सहायता से हम किसी वस्तु को खरीद या बेच सकते हैं, आपको पता है। आखिर मुद्रा नहीं होगा तो किस प्रकार से खरीदेंगे जी वस्तु। मान के चलिए आपको खाना है, डेयरी मिल्क कहाँ से खाइएगा। चलिए, व्यापार में तो मुद्रा की बहुत ही अहम भूमिका होती है, क्योंकि मुद्रा के द्वारा व्यापारिक क्रिया सफलतापूर्वक की जाती है, ठीक है। और अगर मुद्रा ना हो तो व्यापारिक क्रिया अच्छी तरह से ना होगी, ठीक है। मुद्रा यानी पैसे के लिए दोस्तों आज दुनिया क्या से क्या करता है, ठीक है। दुनिया में हर एक लोग, ठीक है, मुद्रा की सहायता से एक स्थान से वस्तुओं को खरीद करके दूसरे स्थान पे बेचा जाता है। बजट निर्माण में भी मुद्रा की अहम भूमिका होती है। कोई बचत कितना बड़ा हो, ठीक है, कोई बचत कितना बड़ा हो, मुद्रा के आधार पर ही हम लोग उसे माप सकते हैं। मान के चलिए, ठीक है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, समझिएगा। प्यारा सा उदाहरण है सब्जी मंडी का, ठीक है। सब्जी मंडी का उदाहरण दोस्तों समझ लीजिएगा। यहाँ पर मुद्रा के आधार पर, ठीक है, आलू मान के चलिए 20 रुपये है और प्याज यहाँ पर 25 रुपये है। तो क्या जो मुद्रा के आधार पर ये इस दोनों को तुलना हो रही है कि नहीं हो रही है। किलो में ये दोस्तों 20 रुपये केजी में है और ये आपका 25 रुपये केजी में है। तो हम लोग इसे किस प्रकार से तुलना किए कि ये आपका जो अधिक महंगाई है तो मुद्रा की तुलना से किए। किलो के भाव में तो वही है, किलो ही है, लेकिन मुद्रा के भाव में जो यहाँ पर इसका भाव ज़्यादा है, तो इस प्रकार से कहते हैं, ठीक है। क्या मेरे बात से सहमत है? कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए के आधार पर ही उसे मापा जा सकता है। राष्ट्रीय आय की गणना में मुद्रा की विशेष भूमिका होती है। देश की राष्ट्रीय आय की गणना मुद्रा की में की जाती है, जो देश के निवासियों का जीवन स्तर को दर्शाती है। मुद्रा के बिना राष्ट्रीय आय की गणना करना बहुत ही कठिन है। और आपको पता है कि देश के प्रति व्यक्ति आय को यहाँ पर जनसंख्या से दोस्तों भाग देते हैं, ठीक है। देश के कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। तो इस देश से दोस्तों इस मुद्रा की सहायता से हम किसी देश की अर्थव्यवस्था को जान सकते हैं कि वो देश कितना विकासशील है कितना नहीं है, ठीक है। इस प्रकार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था मुद्रा की बहुत ही अहम भूमिका होती है। क्या आप सहमत है? सहमत होंगे भी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 18 नंबर की ओर। और इसके बाद वाला जो 19 नंबर का प्रश्न है क्या से संबंधित है? मैप से संबंधित है। तो मैप का दोस्तों धमाकेदार वीडियो आने वाला है, तो वीडियो को दोस्तों कर लीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए, और बेल नोटिफिकेशन की भी कर लीजिए प्रेस। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, क्यों? क्या इससे कहा है उज्जवल है, ठीक है। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, जिसके निम्नलिखित कारण। पहला देखें तो भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, ठीक है, जिसके कारण यहाँ अधिक गर्मी पड़ती। उष्ण से आपको पता चल गया, उष्ण मतलब भी गर्म होता है। ग्रामीण और दूर दराज इलाके में सौर ऊर्जा तेजी से प्रचलित हो रही है। तीसरा देखें तो सौर ऊर्जा संयंत्रों को भारत के विभिन्न भागों में स्थापित किया जा रहा है, जिससे प्रदूषण को कम करने में सहायता मिलती है और यहाँ पर पर्यावरण में संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या आप सहमत है? तो कहिएगा सर। इसी प्रकार से तो भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है। और दोस्तों सौर ऊर्जा जो है यहाँ पर सौर ऊर्जा काफी अगर इसी तरह से यहाँ पर प्रचलित रहा तो कुछ दिनों के बाद सभी की घरों में सौर ऊर्जा लगेगी। तो क्या दोस्तों आज का ये वीडियो को लाइक किए कि नहीं कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद वाला दोस्तों जो 19 नंबर का प्रश्न है, ठीक है, जितना भी आपका 19 नंबर का प्रश्न है मैप से संबंधित, नेक्स्ट इसका जो दोस्तों एक मैं ट्रिक वाला वीडियो लाऊंगा, उससे दोस्तों जरूर से देख लीजिएगा और बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर पक्का कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं रखते हैं। ट्रिक वाला वीडियो चाहिए नहीं चाहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा।